हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। हमने नेट की प्रिपरेशन के लिए 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखी है और साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर रखी है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन में से कवर कर रहे हैं और ये वीडियोस वो बच्चा भी देख सकता है जो 11th या 12th क्लास में है या बीकॉम कर रहा है या फिर मास्टर्स कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, क्योंकि नेट लेवल के एग्ज़ाम में और एचटेट पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट्स आते हैं जो एक कॉमर्स का बच्चा 11th से लेके मास्टर्स तक पढ़ता है। तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो नेट प्रिपेयर करने वालों के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स वाला जो सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के साथ साथ 11th क्लास का कोई बच्चा है या 12th क्लास का कोई बच्चा है, कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहता है तो वो भी दिशा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस की नोटिफिकेशन ले सकता है और यहाँ हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकता है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है मार्केटिंग के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस में। अगर बात करें वैसे फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये 13th चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग, और वैसे हमारा सीरीज़ में 3rd चैप्टर है। तो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की जो 13 चैप्टर का है। तो हमारे 13 चैप्टर का नाम है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। हम प्रोडक्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि हमने मार्केटिंग मिक्स के 4 P's को देखा था, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और जब हम मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था लास्ट जो लेवल होता है प्लान बनाने का वो होता है मार्केटिंग लेवल, या जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लेवल। और लास्ट था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हमारा था पहला था कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग, दूसरा था डिवीज़न लेवल प्लानिंग, 3rd था बिजनेस यूनिट और 4th हमारा जो था वो शायद प्रोडक्ट लेवल प्लानिंग था। और प्रोडक्ट लेवल की प्लानिंग पे हमारा आता है मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान जब हम बनाते हैं तो उसमें हम 4 P's को कवर करते हैं। तो फर्स्ट P हमारा है प्रोडक्ट। क्लियर। अब प्रोडक्ट में व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट के कितने लेवल्स हैं, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स का प्रोडक्ट होता है, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन जो आज का हमारा वीडियो है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने जैसे अपने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। जैसे आपका चैप्टर बुक में दे रखा है फिलिप कोटलर में, उसका कोई भी टॉपिक चैप्टर में से नहीं छूटेगा, इसलिए आज इनको हम कवर कर रहे हैं। क्लियर। तो आज हमारा है डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन हमें किसे बोलेंगे। अगर एक किसी भी नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे कि भाई डिज़ाइन क्या होता है, तो वो बोलेगा कि भाई कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, सिर्फ उसके लिए डिज़ाइन वही है। इसका डिज़ाइन रेक्टेंगुलर है या इसका ओवल है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, अगर हमें देखने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। आप शॉप्स पे विजिट करते हैं तो शॉप्स का जो लेआउट का तरीका होता है, कैसे उन्होंने अपने आइटम्स को रख रखा है, उनका कैसे प्लेसमेंट कर रखा है, वो भी हम बोलेंगे डिज़ाइन अच्छा है यार इनका, तो इनकी शॉप का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, या इनका ये डिज़ाइन अच्छा है। हम किसी फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे, उसने सोफ़ा सेट या बेड रखे होंगे तो हम बोलेंगे देखियो कितने अच्छे डिज़ाइन का बेड है, कितने अच्छे डिज़ाइन का सोफ़ा सेट है। तो हमारे लिए सिर्फ डिज़ाइन का वही मीनिंग है। लेकिन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ें कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन इज द टोटलिटी ऑफ फीचर्स। डिज़ाइन में सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं आती, टोटलिटी जो भी उसके फीचर्स हैं वो सब मिक्स, मतलब उनका एक बंडल जो होता है उसे हम बोलते हैं डिज़ाइन। अब फीचर्स की अगर हम बात करें, जिससे जो वो टोटलिटी ऑफ फीचर्स है जो एक प्रोडक्ट के हर एक तरीके से इफेक्ट करता है, उसकी लुक को भी इफेक्ट करेगा, जैसा वो आपको दिख रहा है फिजिकल को, उसका फील भी अच्छा आएगा कि भी लोगों को कैसे वो इमोशनली फील कर रहा है, या उसके फंक्शंस टू अ कस्टमर। जो टोटलिटी ऑफ फीचर्स है दैट इफेक्ट्स द वे अ प्रोडक्ट लुक्स। जो उसका पूरा एक बंडल है फीचर्स का, वो उसके इफेक्ट करता है कि प्रोडक्ट की कैसी लुक है, कैसे फील है, कैसे वो फंक्शन करेगा टू अ कस्टमर, उसे हम बोलेंगे डिज़ाइन। ये था हमारा डिज़ाइन का मीनिंग। तो डिज़ाइन को अगर आपसे कोई भी पूछे और आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं जिसने मार्केटिंग को पढ़ रखा है, तो वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि भी इसकी लुक या फिजिकल अपीयरेंस ही डिज़ाइन है। डिज़ाइन क्या है, टोटलिटी ऑफ फीचर्स है। टोटलिटी ऑफ फीचर्स का मतलब है जो एक प्रोडक्ट की लुक को, उसकी फील को, उसके फंक्शंस को, कि भी कस्टमर उसे जब यूज़ करेगा उसके फंक्शंस को कैसे इफेक्ट करता है, उसे ही हम बोलेंगे डिज़ाइन।
अब जो हमारा है, जो डिज़ाइन की हमने बात कर ली, क्योंकि टोटलिटी ऑफ फीचर्स है, तो इसमें इट ऑफर्स, ये एक जो कस्टमर को है वो फंक्शनल और एस्थेटिक बेनिफिट्स, दोनों ही टाइप के बेनिफिट्स देगा। फंक्शनल का मतलब है उसके काम भी आएगा जो मेन फंक्शन के लिए वो उसे लेके जा रहा है, और एस्थेटिक बेनिफिट्स का मतलब है उसकी सुंदरता, मतलब उसका लुक, उसकी फील कैसी आ रही है, दोनों ही ऑफर करेगा। डिज़ाइन ही है जो फंक्शनल और एस्थेटिक बेनिफिट्स को ऑफर करता है। एक और अगर हम इसकी बात करें, इट अपील्स, जब एक पर्सन किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को देखता है, हमने बात करी टोटलिटी ऑफ फीचर्स है, सारी चीज़ों को देखता है, तो वो उसके रैशनल बिहेवियर को भी इफेक्ट करती है और इमोशनल साइड को भी इफेक्ट करती है। अब अगर हम एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो वो कोई भी चीज़ अगर परचेज करेगा तो किस बेसिस पे करेगा कि वो कितना बेनिफिट उसे देगी, कैसे फंक्शन वो उसके लिए परफॉर्म करेगी वो प्रोडक्ट। तो हम इसमें डिज़ाइन जो है वो एक कस्टमर को दोनों ही अपील्स को इफेक्ट करता है, जो हमारी रैशनल भी है, जब हम ब्रेन लगा के या माइंड से सोचते हैं कि भी ये हमारे लिए क्या काम करेगा, और इमोशनल भी है जब हम लुक वगैरह देखते हैं। कई बार हम मार्केट जाते हैं, हम ऐसी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें यूटिलिटी नहीं होती, हमें नीड नहीं होती, लेकिन हम उनके लुक को देख के, उनकी फील को देख के ही खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें उनका फिजिकल अपीयरेंस या उनकी लुक इतनी पसंद आ रही होती है, हमें फील अच्छा होता है उन्हें देख के। तो डिज़ाइन हमारी दोनों ही साइड्स को इफेक्ट करता है, इमोशनल को भी और रैशनल को भी, क्योंकि उसमें फंक्शंस की भी हम बात कर रहे हैं, डिज़ाइन में टोटल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? ये था हमारा डिज़ाइन का मीनिंग। अब डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन लीडर्स हैं। डिज़ाइन लीडर्स, जैसे आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो कि डिज़ाइन के लीडर्स कौन हैं, तो हम डिज़ाइन के लीडर्स किसे बोलेंगे? जिनका जो टोटलिटी ऑफ फीचर है प्रोडक्ट के, वो मीन्स कस्टमर्स को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम डिज़ाइन लीडर्स की बात करें, डिज़ाइन इज शोइंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन कैटेगरीज वेयर इट वंस प्लेड अ स्मॉल रोल। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो डिज़ाइन है वो वहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है जहाँ कभी ये बहुत कम रोल प्ले करता था। मतलब ऐसा एरिया या ऐसी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का रेंज थी जहाँ हमारा डिज़ाइन का इतना रोल प्ले नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ डिज़ाइन अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉलर का किचन एंड बाथरूम फिक्चर्स आते हैं, ठीक है, दैट नाउ स्टैंड आउट इन देयर कैटेगरीज, जो आज के टाइम पे अपनी कैटेगरीज में सबसे अलग दिखाई देते हैं, थैंक्स टू अट्रैक्टिव लुक्स। किसकी वजह से? अट्रैक्टिव लुक्स एडेड टू इफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ साथ जो उनका अट्रैक्टिव लुक है, उसकी वजह से जो कॉलर के किचन एंड बाथरूम फिक्चर्स हैं वो अपनी कैटेगरी में, जितने भी हमारे कंपनीज हैं जो किचन और बाथरूम के फिक्चर्स को सेल करती हैं, उनमें उस कैटेगरी में कॉलर के जो किचन एंड बाथरूम फिक्चर्स हैं वो अपने आप को अलग ही स्टैंड आउट करते हैं। किसकी वजह से? थैंक्स किसको थैंक्स कर रहे हैं? लुक को और इफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस को। इन दो चीजों की वजह, मतलब यही तो है हमारे लुक और इफिशिएंट इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इन्हीं की हमने बात करी थी। डिजाइन इन्हीं से मिलकर बनता है। तो डिजाइन की वजह से ही ऐसे भी बहुत कैटेगरीज हैं जहां पहले डिजाइन इतना रोल प्ले नहीं करता था। पहले लोगों को ये नहीं होता था कि वो किचन और बाथरूम के लिए अगर फिक्चर्स लेने जा रहे हैं, मतलब कोई भी आर्टिकल लेने जा रहे हैं, तो वो डिजाइन पे इतना ध्यान देते थे। लेकिन आज के टाइम पे जहां डिजाइन बिल्कुल रोल प्ले कम करता था, ऐसी कैटेगरीज में भी अपने आप का इन्फ्लुएंस, मतलब अपना प्रभाव छोड़ता जा रहा है। और उसी की वजह से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि भी कॉलर बाथरूम एंड किचन फिक्चर्स कहाँ स्टैंड करता है अदर कैटेगरीज जो भी उसके ग्रुप में आती हैं उनमें से। उसके बाद है कुछ तो कंट्रीज ने जो अपनी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है वो ही डिजाइन के बेसिस पे डेवलप की है। सम कंट्रीज आल्सो डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रेपुटेशंस फॉर देयर डिजाइन स्किल्स। कुछ कंट्रीज ने तो उनकी डिजाइन स्किल्स की वजह से ही रेपुटेशन वर्ल्ड में हासिल की है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इटली का। इटली का फर्नीचर इतना स्पेशल है या इतना रेप्यूटेड माना जाता है क्योंकि उन्होंने डिजाइन में स्किल्स, डिजाइन की स्किल्स को किस कैटेगरी में रखा है, मतलब किस एरिया में उन्होंने अपना एक रेपुटेशन बनाई है, वो है फर्नीचर। इटली वालों का फर्नीचर नाम से ही बिकता है। तो कुछ कंट्रीज ने तो अपनी डिजाइनिंग स्किल्स के बेसिस पे ही रेपुटेशन वर्ल्ड में बनाई है। या फिर हम इंडिया का भी ले सकते हैं जो सिर्फ इंडिया का ही बेस्ट होता है। जैसे आप कह सकते हैं हमारे इंडिया में शायद कोलिन बिछने वाला जो कोलिन होता है वो बनते हैं, तो वो शायद वर्ल्ड के बेस्ट बनते हैं आई थिंक,
अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया की है और इंडिया की उस डिज़ाइन स्किल्स की वजह से कि भाई हमारी डिज़ाइनिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं, हमारा वो लुक भी अच्छा होता है, उस वो के फंक्शंस भी अच्छे होते हैं, उसकी फील भी अच्छी होती है, तीनों चीज़ें, मतलब डिज़ाइन अलग ही होता है हमारे लेवल, हमारी कंट्री का, तो उसके बेसिस पे हमारी वर्ल्ड में क्या है, रेपुटेशन अलग ही है। इंटरनेशनल डिज़ाइन एंड एक्सीलेंस अवार्ड, जिसे आइडिया बोला जाता है, ये भी हर साल दिया जाता है उन्हीं कंपनीज को जिनका जो डिज़ाइन है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनीज में से बेस्ट माना जाता है, और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका नाम नेट में पूछ सकते हैं, आइडिया स्टैंड्स फॉर, आइडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डिज़ाइन एंड एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं भी किसी भी लोकल पब्लिशर की बुक में नहीं मिलेंगी। हमने डिज़ाइन के लीडर्स पढ़ लिए कि भी लीडर्स कौन कौन हैं। लीडर्स के बाद अगर हम बात करें तो पावर ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की क्या पावर है। अगर हम पावर की बात करते हैं, अगर हम पावर की बात करते हैं तो एक वर्जीनिया पोस्ट्रेल था, उसने द सब्सटेंस ऑफ स्टाइल में लिखा है, अपनी उसकी बुक थी या रिसर्च पेपर था जो भी था, द सब्सटेंस ऑफ स्टाइल, उसमें वर्जीनिया पोस्ट्रेल ने लिखा है, इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस, जो एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां बहुत सारा क्राउड है, एस्थेटिक इज ऑफन द ओनली वे टू मेक अ प्रोडक्ट स्टैंड आउट। एक ऐसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एस्थेटिक्स मतलब आपकी फील, आपकी सुंदरता, आपका डिजाइन इज ओनली द वे, एस्थेटिक्स का मतलब है डिजाइन, इज ओनली वे टू मेक अ प्रोडक्ट स्टैंड आउट। उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में सिर्फ एक डिजाइन ही है जो आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाएगा, अलग खड़ा कर देगा सबसे कि ये यूनिक है। तो ये यहाँ से हमें पावर ऑफ डिजाइन तो पता ही चल जाती है कि आज के टाइम पे जहाँ मार्केट प्लेस में इतने क्राउडेड प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ आपके प्रोडक्ट को अगर कोई यूनिक दिखाएगा या अकेला खड़ा करेगा, अलग से ही आपका प्रोडक्ट दिखेगा, वो क्या है, डिज़ाइन। तो ये यहाँ से हमें एक ही लाइन से हमें पता चल गया कि भी डिज़ाइन में कितनी पावर है। डिज़ाइन की वजह से ही आज के टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। फिर है डिज़ाइन इज, किसके लिए डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल गुड्स। हमने ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को पढ़ा था। नॉन ड्यूरेबल कौन से हैं, जो हमारे विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर या 6 मंथ्स में हम उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, शैम्पू हो गया, बियर हो गया। इनकी मैक्सिमम आप कितने दिन तक यूज़ करते हो, मिल्क को तो 2 या 3 दिन ही यूज़ करते हैं हम, उसके बाद वो एक्सपायर खराब हो जाता है। या फिर हम शैम्पू की बात करें तो 2 या 3 महीने, बियर वगैरह जो ऐसे नॉन ड्यूरेबल है, विद इन 1 ईयर हम उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ड्यूरेबल कौन से हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम 5 या 6 सालों तक यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स, जैसे टीवी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए। तो ये कह रहा है डिजाइन स्पेशली वहां रोल प्ले करता है जहां आपका जो गुड्स है वो ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स। आप गाड़ी लेके आते हैं, ये तो नहीं उस गाड़ी को आप सिर्फ 3-4 दिन चलाएंगे या 2-3 महीने चलाएंगे, आप उसको कम से कम भी 5 या 6 साल तो चलाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल गुड है, वहां डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि नॉन ड्यूरेबल के केस में तो क्या है, मान लो आपका डिजाइन अच्छा भी नहीं बना, वो कंज्यूमर कब तक यूज करेगा, 2 या 3 महीने यूज करेगा, उसके बाद आपको वो दोबारा लेने के लिए आएगा, तो तब तक आप डिजाइन को अपने चेंज कर दो। लेकिन डिजाइन एक बार जो डिजाइन बन गया वो ड्यूरेबल गुड्स के केस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग 5 या 6 सालों तक उस कंज्यूमर के पास वो काम करेगा या उससे वो बेनिफिट उठाएगा, इसलिए वहां सबसे ज्यादा है डिजाइन की इंपॉर्टेंस। फिर है डिजाइन कैन शिफ्ट, डिजाइन में इतनी पावर है कि भी डिजाइन जो एक कंज्यूमर की परसेप्शन है, जब तक हम सिर्फ देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, हमें वो अच्छा लग रहा है देखने में, उसकी लुक अच्छी है, उसकी फील अच्छी आ रही है, तो वहां तक सिर्फ एक कंज्यूमर की परसेप्शन है, वो एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि नहीं यार ये प्रोडक्ट शायद अच्छा हो सकता है, अच्छा काम करेगा, ये मेरे ये काम भी कर देगा, वो काम भी कर देगा, ये यहाँ यूज कर सकता हूँ, यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो डिजाइन ही एक ऐसी चीज है, कस्टमर की जो कंज्यूमर की परसेप्शन है उसको वो जो ब्रांड एक्सपीरियंस वो लेगा मोर रिवॉर्डिंग, मतलब उसके एक्सपीरियंस को जो वो आपकी ब्रांड लेके गया है परसेप्शन के बेसिस पे, उसे अच्छी परसेप्शन हुई कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा देखने से, उसके फील से। लेकिन एक डिजाइन ही ऐसी चीज है जब वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि डिजाइन में हमने फंक्शंस की भी बात करी थी, उसके लुक की भी बात करी थी, उसके फील की भी बात करी थी। डिजाइन ही एक ऐसी चीज है जो कंज्यूमर ने परसेप्शन लुक और फील से बनाई है, उसको मोर
रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जब वो उसे यूज करेगा फंक्शन, उस डिजाइन में ही ऐसे फंक्शन थे जब हमने डिजाइनिंग करी प्रोडक्ट की तो ऐसे फंक्शंस को डाला कि जो उसकी परसेप्शंस थी वो एक ऐसे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हुई जो उसे मोर रिवॉर्डिंग था, वो बार बार हमारे पास आना चाहेगा, हमें ऐसे कंज्यूमर मिलेंगे जो हमारे ब्रांड लॉयल बन जाएंगे। तो ब्रांड का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज्यादा बेटर कौन बनाता है? डिजाइन। कंज्यूमर सिर्फ उसकी लुक से, उसकी फील से, कंज्यूमर की जो परसेप्शंस हैं उनको उनके थ्रू, मतलब सिर्फ एक कंज्यूमर के परसेप्शन के बाद जो कंज्यूमर का ब्रांड एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज्यादा अच्छा कौन बनाता है? आपका डिजाइन। तो ये थी हमारी पावर ऑफ डिजाइन कि भाई डिजाइन की क्या क्या पावर्स हैं। क्लियर कि भी एक कंज्यूमर की परसेप्शन को ही वो क्या करता है, जब वो ब्रांड का एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसको मोर बहुत अच्छा बना देता है आपका डिजाइन। अगर डिजाइन अच्छा नहीं है, सिर्फ उसे परसेप्शन अच्छी हुई, उसके बाद अगर आपका डिजाइन अच्छा नहीं है तो उसका जो ब्रांड एक्सपीरियंस है वो क्या हो जाएगा? खराब, और आगे से वो आपका प्रोडक्ट लेना बंद कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अप्रोचेस टू डिजाइन। अब जब आप डिजाइन तैयार करते हैं तो किस अप्रोच को फॉलो करते हैं? अप्रोच का मतलब होता है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एक कंपनी को, जब कोई भी कंपनी अपना डिजाइन तैयार करती है या डिजाइन को, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो फॉलो कर सकती है। अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है डिजाइन इज मोर देन जस्ट क्रिएटिविटी और अ फेज ऑन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस एंड एप्लीकेशन। ये कह रहा है डिजाइन एक क्रिएटिविटी नहीं है कि भी आपने कुछ यूनिक सा सोचा और उसे ही हम डिजाइन बोल देंगे। डिजाइन इज मोर देन जस्ट क्रिएटिविटी और अ फेज इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, या फिर आप जब प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना रहे हैं उसमें डिजाइन का कोई एक फेज नहीं है। ये कोई एक फेज नहीं है कि भी एक काम है हुआ और उसके बाद खत्म, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की, सर्विस की, एप्लीकेशन की मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, उसका एक पार्ट नहीं है। और ना ये कोई क्रिएटिविटी है कि भी आपने एक यूनिकनेस या क्रिएटिविटी सोची और वही डिजाइन हो गया। डिजाइन उससे ज्यादा है, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। ये एक सोचने का तरीका है दैट कैन ट्रांसफॉर्म एन इंटायर एंटरप्राइज, जो आपकी पूरी कंपनी को, पूरी एंटरप्राइज को क्या कर देगा? ट्रांसफॉर्म कर देगा, नए तरीके में ला देगा। तो एक वे ऑफ थिंकिंग है। हम डिजाइन जब प्लान करते हैं या अपने प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करते हैं तो पूरा एक थिंकिंग का प्रोसेस है। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। हम इसमें इतना सोचते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा एंटरप्राइज ही चेंज हो जाता है कि भी कैसे हमारा प्रोडक्ट दिखेगा, क्या उसकी लुक होगी, क्या फील होगी, क्या फंक्शंस होंगे। ये सब चीजें जब हम सोचते हैं तो पूरी एंटरप्राइज, मान लो आपने ऐसा कोई फंक्शन आपके लिए सोच लिया, मींस जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे तो ऐसा कुछ सोचा कि भी वो बिल्कुल ही यूनिक फंक्शन है, उसकी लुक भी बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि सोचना, थिंकिंग का काम किसमें है? डिजाइन। हम जब उसकी लुक की बात कर रहे हैं, फील की बात कर रहे हैं, उसके फीचर्स की बात करें, मतलब हम प्रोडक्ट के डिजाइन की बात करें, तो जब आप सोचते हैं और आपने मान लो ऐसा कुछ सोचा जो आज तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उस थिंकिंग ने, उस डिजाइन की थिंकिंग ने आपकी पूरी ही एंटरप्राइज को या कंपनी को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल ही अलग, नया ही बना दिया, क्योंकि अब तक ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है, अब आपकी कंपनी में वो होने जा रहा है। क्लियर? तो ये थी अप्रोच। फिर कह रहे हैं टू द कंपनी, एक कंपनी के लिए अगर उसकी वेल डिजाइंड प्लानिंग होगी, वेल डिजाइंड अगर प्रोडक्ट होगा तो वो इजी होगा मैन्युफैक्चर करना भी और डिस्ट्रीब्यूट करना भी। अगर आपने बिना ही सोचे समझे या थोड़ा सा सोचा कि भी नहीं ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बारे में वेल डिजाइंड प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, उसके बारे में पूरी डिजाइनिंग करी ही नहीं, वेल डिजाइंड मतलब आपके डिजाइन, आपने उसके डिजाइन को वेल डिफाइंड नहीं करा कि ये हमारा डिजाइन होगा प्रोडक्ट का, तो आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत आएगी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी। लेकिन एक कंपनी को कब फायदा होता है? जब उसका प्रोडक्ट वेल डिजाइंड हो, उसने अपने प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को, टोटलिटी ऑफ फीचर्स को देख लिया हो। डिजाइन का मतलब टोटलिटी ऑफ फीचर्स, उसकी लुक कैसी होगी, फील कैसी होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे। जब एक वेल डिजाइंड प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है कंपनी के लिए? इजी। और कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है डिजाइन वाले प्रोडक्ट का, वेल डिजाइंड प्रोडक्ट का? इट इज प्लेजेंट टू लुक एट, उसको देखने में भी वो बहुत अच्छा लगेगा, एंड इजी टू ओपन करने में इजी, इंस्टॉल करने में इजी, यूज करने में इजी, रिपेयर में इजी और डिस्पोज ऑफ में भी वो क्या होगा? इजी। तो कस्टमर के लिए भी फायदा है वेल डिजाइंड प्रोडक्ट का, कंपनी को भी फायदा है वेल डिजाइंड प्रोडक्ट का। और जब कंपनी सोचती है, डिजाइन करती है, तो एक पूरा ही प्रोसेस है, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, सिर्फ एक क्रिएटिविटी नहीं है। तो अगर हम बात करें अप्रोच की कि क्या तरीका अपनाया जाता है, अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच में देयर इज नो वाइडली अडॉप्टेड अप्रोच।
आज के टाइम में कोई भी वाइडली एडॉप्टेड अप्रोच नहीं है। आप अपना डिज़ाइन खुद सोचें, क्योंकि आपको फीचर सोचने हैं, उसकी लुक देखनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, फील कैसी होगी। तो इसके लिए कोई एक अप्रोच, पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है कि भी आप ये काम करो और आपकी डिज़ाइन फिक्स हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी एक फिक्स्ड अप्रोच तो है नहीं वाइडली एडॉप्टेड जो अडॉप्ट कर लें। लेकिन कुछ फर्म्स क्या करती हैं, सम फर्म्स एम्प्लॉय, मतलब वो फॉर्मल और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को तैयार करती हैं। कुछ फर्म्स ऐसा करती हैं कि वो फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन करती हैं ताकि एक वेल डिजाइंड प्रोडक्ट को वो तैयार कर सके। मतलब फॉर्मल कुछ एम्प्लॉयज को हायर करती है, उनका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर वाइज वो काम करते हैं कि कौन हायर लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है। ऐसे डिजाइन थिंकिंग इज अ वेरी डाटा ड्राइवन अप्रोच। अगर हम डिजाइन थिंकिंग की बात करें कि भी डिजाइन के बारे में जब आप सोचते हैं तो ये कैसी अप्रोच है, डाटा ड्राइवन। डाटा ड्राइवन अप्रोच का मतलब है कि भी यहां आपको डाटा को, जो आपके पास डाटा है उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने पड़ेंगे, उससे कुछ हम कह सकते हैं कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आप कस्टमर्स का रिव्यू ले सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, या उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका जो पहले का डाटा अवेलेबल है उसको रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कैसी अप्रोच है, जब हम डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो डाटा ड्राइवन। आपको पिछले डाटा को, जो पास डाटा आपके पास अवेलेबल है, कंज्यूमर्स का है, बिजनेसेस का है, जिनका भी है, उनके डाटा को आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद ही आप करें। तो इसकी अगर हम अप्रोच की, पहले आप ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आइडिएशन करें, मतलब सोचें उसके बारे में कि भी ये हमने ऑब्जर्व किया है जो डाटा था उससे, फिर हमने आइडिया लिया उस डाटा से और उसके बाद उसे क्या कर दें, इम्प्लीमेंट। ये था हमारा अप्रोच कि भी एक ये अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी फिक्स्ड अप्रोच आज तक नहीं है कि भी डिजाइन के लिए कोई फिक्स्ड अप्रोच है। उसके बाद हमारे दो और टॉपिक्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स। लग्जरी ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो लग्जरी ब्रांड्स का मेन फीचर ही क्या होता है, डिजाइन, कि इनका डिजाइन अलग होता है, तभी इन्हें क्या बोलते हैं, जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में उनसे इनका डिजाइन अलग होता है। नो डाउट इनमें कुछ यूनिकनेस भी होती है, यूनिक इश्यूज भी होते हैं इनके, तभी ब्रांड्स बनती हैं, तभी उन्हें लग्जरी ब्रांड्स बोला जाता है, महंगे ब्रांड्स। जैसे हम ले सकते हैं गुची, अगर आप गुच्ची की बात कर रहे हैं, या हम बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनका डिज़ाइन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है, या डिज़ाइन ही होता है जो इनको सबसे महंगा लग्जरी ब्रांड्स बनाता है, महंगा ब्रांड बनाता है। उसके बाद था लग्जरी में कि लग्जरी की मार्केटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, लग्जरी जो ब्रांड्स हैं, जो महंगे ब्रांड्स हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। तो उसका एक परफॉर्मा दे रखा है, आप बुक में फिलिप कोटलर की बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, कि भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें लोगों को देने चाहिए, कि पर्सनल उनके टच में होना चाहिए। जैसे उनके लिए कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिया, कोई फेयर एक्सपो ऑर्गेनाइज कर दिया, तो हमारी लग्जरी ब्रांड्स का प्रमोशन या मार्केटिंग वहाँ से हो सकती है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज, कि आज के टाइम पे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग से ही ध्यान में रखें, जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जैसे पॉल्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं एयर जितने भी टाइप के पॉल्यूशन हमारी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, उन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हमें ध्यान में रखना है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और जब हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग में ही आपको ऐसे फीचर्स को डालना है कि वो बाद में, बनने के बाद भी वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी में आप ऐसा सिस्टम करें कि बाहर जब वो रोड पे चले गाड़ी, जब कंज्यूमर उसे चलाए तो उसे कोई भी ऐसी गैस ना निकले या धुआं ना निकले जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो। तो डिजाइन के टाइम भी और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, डिजाइनिंग के टाइम भी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ही डिजाइन ना करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हो, या हम ना मैन्युफैक्चरिंग। तो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये था आज का हमारा पार्ट 4। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुँचे जिन्हें ये नहीं पता कि भी नेट कॉमर्स की या एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो कहाँ से करना है, और फिलिप कोटलर पढ़नी है तो वो फिलिप कोटलर को कैसे पढ़ें, क्योंकि फिलिप कोटलर में ईजिली समझ आने वाला डाटा नहीं है कि भी हर एक बच्चा उसको समझ ले जो नॉर्मल किसी भी कॉलेज से पढ़ा है या उसके गाइडेंस अच्छी नहीं है।
और सीरियसली बताऊं तो वीडियोस को क्रिएट करने में, यहाँ कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, मीन्स उनका डाटा अच्छा लगता है, मैटर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, उनका टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, तो मैं आपको बोलूँगी आपको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन रिटर्न वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मांग रहा है। और शायद वो हम कर सकते हैं, क्लिक करना होता है सब्सक्राइब करने के लिए और कुछ भी नहीं। थैंक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।